हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक पैसे कैसे बनाते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये एक रहस्य है। तो आज इस रहस्य से निपटेंगे और समझेंगे कि जब बैंक पैसे बना रहा है तो फिर आरबीआई क्या कर रहा है। क्या बैंक के द्वारा पैसे बनाए जाते हैं या आरबीआई के। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जो डिपॉजिटर हैं उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास जमा कराए, क्या उसमें से ये बैंक 700, 800, 900 करोड़ या फिर 1,000 के 1,000 करोड़ उधार में दे देते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति इनके पैसे को ना लौटाए या एनपीए हो जाए तो फिर ये बैंक किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो आइए ये सारा का सारा रहस्य आप आज समझेंगे कि बैंक बना रहा है पैसे या आरबीआई बना रहा है पैसे। क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि भाई आरबीआई नोट छापता है, तो फिर ये क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रक्रिया है जिसे मैं कह रही हूँ पैसे का बनाना, तो ये क्या है, इस पूरी ही प्रक्रिया को हम अगली कुछ मिनटों में समझ लेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंक नोट नहीं छापते, पर फिर भी हम कहते हैं कि भाई बैंक तो बैठ करके पैसे बना रहे हैं। तो इस बैंक की पैसे बनाने की प्रक्रिया को साख सृजन कहा जाता है, ना कि नोट छापना। नोट छापना एक एपेक्स बॉडी के हाथ में है, जो है भारतीय रिजर्व बैंक। नोट छापने का एकमेव अधिकार, अनन्य अधिकार केवल और केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है। तो ये जो मिथ और रियलिटी है, इसके अंतर को देख लें कि भाई बैंक जो है नोट नहीं छापते। जितने भी कमर्शियल बैंक आपके हैं, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक है, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये जितने भी बैंक हैं जो प्राइवेट क्षेत्र के बैंक हैं, वो सारे के सारे साख सृजन कर रहे हैं, ना कि पैसे बना रहे हैं। पैसे से पैसे को बना रहे हैं, इस पूरी ही प्रक्रिया को समझेंगे हम। आरबीआई नोट जारी कर रहा है और जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, वो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं। आरबीआई नोट जारी करता है, बैंक क्रेडिट के जरिए नए डिपॉजिट मनी बनाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के तहत भी समझ लेंगे। यहाँ पर बात आ जाती है कि भारत के अंदर दो प्रकार की मनी होती है, यानी धन होता है। एक धन तो वो हुआ जो हमारी जेब में है या हमारे घरों में एज अ कैश रखा हुआ है। दूसरा धन वो हुआ जिसको कि हमने बैंकों के अंदर जमा करा रखा है। तो जो हमारी जेब में है 100 का, 500 का, और या फिर उससे अब जैसे अब 2,000 वाला तो चलता नहीं है, तो 200 का, ये सारे के सारे नोट किसने जारी किए? तो भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इनको जारी किया गया है। ये हमारे वॉलेट में हो सकते हैं, ये हमारे घर में हो सकते हैं, परंतु यहीं पर कुछ पैसे हम बैंकों में भी जमा करा देते हैं यदि हमारे पास अधिशेष में धन है तो। क्योंकि यहाँ पर जो ये पैसा होगा, बटवे वाला पैसा, ये काफी तरल होता है। तरल यानी कि यदि हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं है और हम बाजार से निकल गए, या हमें कोई ऐसी चीज जिसकी हमें बहुत खास ऐसी जरूरत अभी नहीं है, तो हम उसको ले लेते हैं। यदि यही पैसा हमने बैंक में जमा रखा होता तो फिर हम उसमें थोड़ा सा ये सोचते कि चलो कोई बात नहीं भाई, बाद में देखेंगे, काम तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर तरलता के चलते कुछ लोग अपनी अधिशेष मनी को कहाँ पर जमा करा देते हैं? बैंकों में जमा करा देते हैं। तो ये बैंक खाते में दिखाई देता है। यहीं से शुरू होती है पैसे बनाने की प्रक्रिया। हमने ये पैसा बैंक में जमा किया और बैंक में या तो हमने एफडी में जमा कर दिया, आरडी में जमा कर दिया, या फिर हमने सेविंग अकाउंट्स में अपने इस पैसे को जमा करा दिया। अब बात आती है कि भाई जब हम बैंक के पास अपना 1,000 रुपया जमा कराने गए, तो ये हमारा तो एसेट है, पर ये बैंक की क्या है? बैंक की हमारे प्रति लाइबिलिटी है, यानी बैंक हमारा ये पैसा हमें ब्याज सहित वापस करेगा। तो भाई इसमें बैंक को क्या फायदा हुआ? तो ये तो है जमाकर्ता का हिसाब। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, तो वो भी पहुंचे बैंक के पास उधार लेने के लिए। तो बैंक ने इनमें से कुछ पैसा, 1,000 के 1,000 बैंक नहीं देगा, ठीक है, तो इनमें से कुछ पैसा उसको उधार दे दिया, मान लिया 500, 700, जो भी। अब हमें जब हमने पैसा जमा कराया, बैंक ने कहा करा दो भाई, तुम्हें मैं +2 रुपीज दे दूंगा। परंतु जब ये व्यक्ति 500 रुपए उधार लेने गया, तो इस 500 पे ही बैंक ने बोल दिया कि भाई मैं तो तुमसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, यानी कि मैं तुमसे 510 रुपए लूंगा। और यदि बैंक अन्य भी जो जमा करता है उनके पैसे का अगर हम हिसाब लगा करके देखें, तो 1,000 पे बैंक ने तो 10 कमा लिए और दिए कितने? केवल 4, अर्थात 6 रुपए का क्या कर लिया जी? साख सृजन कर लिया, क्रेडिट क्रिएशन कर लिया। तो इसी को कहा जाता है पैसे बनाना। यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे ये बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं।
बैंक नोट नहीं छापते बल्कि क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से डिपॉजिट मनी यानी जमा मनी से पैसा बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस प्रक्रिया की कुछ खास बातें हैं। बैंक जमा राशि का एक हिस्सा रिजर्व के रूप में यानी आरक्षित धन के रूप में रखते हैं, जैसे हम SLR कहते हैं ना, है ना, हमने पढ़ाया स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात। वह एक ऐसा प्रतिशत है जो टोटल NDTL का होता है और जो RBI के द्वारा यहाँ पर डिसाइड होता है। इसे ये बैंक जो कमर्शियल बैंक है कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखे रहते हैं। तो बाकी राशि लोन के रूप में दे देते हैं। लोन खर्च होने पर वो पैसा फिर किसी के खाते में डिपॉजिट बन जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और यही क्रम बार बार क्रेडिट को क्रिएट करता रहता है, साख का सृजन करता रहता है, या साधारण भाषा में कहें तो पैसे को बनाते रहता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है राहुल का। राहुल ने 1000 रुपए डिपॉजिट किए एक बैंक के अंदर और यहाँ पर बैंक ने उसके 100 रुपए को रिजर्व रखते हुए 900 रुपए चला दिए उधार में। बैंक ने लोन दे दिया किसी एक्स पर्सन को या राहुल 1 नाम के व्यक्ति को लोन दे दिया 900 रुपए का। यहाँ पर सीमा लोन ले रही है और सीमा क्या कर रही है, उस लोन को ले जाकर के मतलब लोन लेकर के फर्नीचर खरीद रही है। बहुत आवश्यकता सीमा को है। 900 रुपए कहाँ चले गए? 900 रुपए चले गए फर्नीचर वाली शॉप जो है उसका मालिक कहाँ ले गया वापस से? बैंक में उसने डिपॉजिट करा दिया अपने अकाउंट में कि भाई ये तो आ गए मेरे पैसे। सीमा जी ने जो है 900 का फर्नीचर खरीद लिया और वो वापस से उसने अपने सेविंग या FD RD किसी भी अकाउंट में जमा करा दिए। फर्नीचर शॉप ने भी कहा जमा कराए। अब इस 900 का भी रिजर्व रख लिया बैंक ने 90 और बचे कितने 810। तो 810 रुपए ला करके बैंक ने वापस किसी और को लोन दे दिया। अब ये जो भी एक्स पर्सन है इसने क्या किया, डिपॉजिट किसी और के अकाउंट में करा दिया। फिर वही लोन की प्रक्रिया, क्योंकि वो व्यक्ति मान लिया ये एक्स पर्सन ने भी कोई सामान खरीद लिया और वो सामान जो बेच रहा है व्यक्ति वो अपने पैसे को बैंक में जमा करा देगा। फिर बैंक वाला उसका 10% रिजर्व रख के बैंक और वापस से लोन में घुमा देगा। लोन में घुमा कर इसी प्रकार से ये सारी प्रोसेस चलती रहती है जिसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि भाई ये तो बैंक करे ही चले जा रहे हैं, क्या इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण है? तो हाँ साथियों, नियंत्रण भी है। ऐसे तो भाई तुम पूरी तरीके से प्रक्रिया चलाते ही रहोगे और पता चले कि एक ऐसा भी आ जाए समय कि तुमने सारा ही पैसा लोन में घुमा दिया है, तो इस पर कंट्रोल रखता है भारत का केंद्रीय बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI इसे कैसे कंट्रोल कर रहा है? RBI यहाँ पर इसे CRR के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है, SLR के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर समझेंगे इस चीज को कि यदि CRR बढ़ा दिया जाए, तो पहले ये तो समझ लो CRR है क्या। तो CRR एक ऐसी निश्चित प्रतिशतता है जिसको टोटल NDTL का एक निश्चित भाग, एक फिक्स भाग सभी कमर्शियल बैंकों को RBI के पास रखना होगा, है ना, के पास रखना होगा। अब यदि ये RBI इस CRR को घटा या बढ़ा दे तो दोनों का ही मुद्रास्फीति या फिर मनी सप्लाई पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि इस CRR को बढ़ा दे, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का होल्डिंग अमाउंट है जो कि RBI के पास रखते हैं ये बैंक। ये CRR यदि बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिजर्व अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। रिजर्व अमाउंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो लोन में देने के लिए पैसा है वो कम हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन यहाँ कम हो जाएगा क्योंकि लोन में ही तो घूम रहा है पैसा, पूरा का पूरा घूम रहा है पैसा। तो अगर एक रिजर्व अमाउंट को बढ़ा दे RBI तो यहाँ पर उसके बढ़ने से जो लोन में दिया जाने वाला पैसा है उसमें कमी आएगी और अल्टीमेटली वी कैन से कि यहाँ पर साख सृजन में कमी आ रही है, मनी सप्लाई घटेगी। तो ये एक प्रकार से यदि ऐसी स्थिति देश के अंदर है कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बहुत बड़ी मात्रा में है तो यहाँ को उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहीं पर दूसरी चीज है कि यदि ऐसा कुछ हो कि RBI CRR को घटा दे, तो RBI जब CRR को कम कर देगी तो बैंकों के पास में लोन में देने के लिए पैसा अधिक हो जाएगा। तो रिजर्व कम हुआ तो लोन बढ़े तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी और क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हो सकती हैं। लोग जो है आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन लेंगे, निवेश करेंगे, रोजगार सृजन बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी और इस तरीके से इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो तेज हो सकती हैं। यहीं पर RBI का उद्देश्य
हमेशा क्या होगा अर्थव्यवस्था में, पैसे की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, या फिर आप कहें मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन की रेट, उनको कंट्रोल करना यहाँ पर एक उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि भाई इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ा दी कि भाई पैसा ही पैसा हो गया, जिससे कि पैसे की वैल्यू काफी कम हो गई, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ गई। ऐसा भी होने नहीं देगी आरबीआई। ठीक है जी। आर्थिक गतिविधियों का तेज होना, निवेश बढ़ना, रोजगार के अवसर बढ़ना, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आरबीआई इसमें किस टूल को अपना रहा है? सीआरआर में चेंज करेगा, बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करेगा, और जिससे अल्टीमेटली पैसे की मात्रा पर कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये आपकी रही कुछ मिनटों की हमारी वीडियो, जिसमें हम नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे और आपको कुछ टॉपिक्स को क्लियर कराते जाएंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगी, तो आप लोग उसका भी जवाब दें, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको और किस टॉपिक पर यहाँ पर वीडियो चाहिए। जैसे आज हमने सीआरआर पढ़ा, इसी में हम देखेंगे एसएलआर से क्या प्रभाव पड़ता है, बैंक रेट से क्या प्रभाव पड़ता है, ओएमओ से क्या प्रभाव पड़ता है, आरबीआई किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये तमाम चीजें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।